आज जनमत में सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी में सुदर्शन न्यूज की दिलेरी के बारे में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और हमारे दिलेर पत्रकारों ने कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। महज 4 मिनट का एक वीडियो आपको आज बता देगा कि कैसे दिल्ली में जहरीले तथा कथित बुद्धिजीवी देश के हिंदू पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता करने से रोका किस प्रकार से गया। देश की संसद से महज कुछ कदम की दूरी पर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। यह वही जगह है जहां संविधान के रचयिता बैठते थे और संविधान को रचते थे। लेकिन आज इसी मंदिर में तथाकथित बुद्धिजीवियों ने पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की। आज सुदर्शन न्यूज इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। आप कहीं जाइएगा मत, सिर्फ 4 मिनट का ये वीडियो आपकी आज आंखें खोलने जा रहा है। देखिए पहले वीडियो। सर एक सवाल था, वो फिर चले जाएंगे, कई लोग चले जा रहे हैं, तो मैं बीच में सवाल करना चाह रही थी। पहली बात तो ये है सर, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि माइनॉरिटीज के वर्शिप पर बात हो रही है, सही है, लेकिन सिर्फ मस्जिद और सिख की बात क्यों हो रही है, चर्च की बात क्यों हो रही है। और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और पश्चिम बंगाल में जो इतने लगातार हमले हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हमला हुआ, मालदा में हमला हुआ, कोई क्यों नहीं बोल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा भाषा सीखने में, बहुत अच्छी आप मोदी मीडिया है, आप प्रोग्राम खराब करेंगे हमारा, आप मोदी मीडिया है, चलिए आप सर एक सवाल था। तो देखा आपने हमारी महिला पत्रकार की दिलेरी, किस प्रकार से उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां ये तथाकथित बुद्धिजीवी जुटे हुए थे, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की साजिश रच रहे थे, वहां पर मौजूद हमारी महिला पत्रकार संगीता ने जब वहां पर सवाल उठाए तो किस प्रकार से उसको वहां से बाहर करने की कोशिश की गई, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब एक और वीडियो आपको हम यही का दिखाएंगे जहां पर हमारे पत्रकार, हमारी ब्यूरो चीफ सौरभ वहां पर मौजूद थे। उनको किस प्रकार से घेरा गया जब उन्होंने सवाल पूछा, ये पूरी जिहादियों की भीड़ ने किस प्रकार से उनको वहां से घेरा और किस प्रकार से उन्होंने दिलेरी दिखाई और वहां पर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण सवाल पूछने की कोशिश उनकी तरफ से जारी रही। वो तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए एक बार। आप सर्टिफिकेट देंगे, आप लोगों ने कहा नारे लगते हैं, झूठे तुम लोग हो, झूठे तुम लोग हो, झूठे हो, आप लोग झूठे हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग पार्लियामेंट मेंबर बैठ के
पार्लियामेंट मेंबर आकर आप लोग खुद ही मीडिया हो, आप बीजेपी के बीजेपी के देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम लोग देशद्रोही हो, चलो 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 गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? क्यों गाली दे रहा है? पत्रकारों को बदनाम करने के लिए आते हो तुम। शांत रहिए। बदनाम करने के लिए आते हो। शर्म नहीं आ रही? मैंने तुम्हें 2 बार पहुंच जाएगा। मुस्लिम राज के लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। चैनल वो शर्म नहीं आ रही? हमेशा माल खराब कर दे। हमने किसी तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। कटघरे में हिंदुओं को खड़ा करने की कोशिश, साजिश कहना गलत नहीं होगा, वो यहाँ चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद थे, उनको भी किस प्रकार से घेरने की कोशिश की गई वो हमने आपको बताया और दिखाया। सुदर्शन न्यूज़ के पत्रकारों की दिलेरी, और सीधा उन दिलेर पत्रकारों की तरफ बढ़ेंगे जो हमसे सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सौरभ और संगीता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सीधा वो न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस प्रकार का ये पूरा नैरेटिव यहाँ गढ़ने की कोशिश की जा रही थी वो बताइए दर्शकों को, और किस प्रकार से आप लोगों ने उनको ये करने से रोका? पूरा मामला क्या था, पहुंचाइए ये जानकारी दर्शकों तक। हिंदू धर्म पर आघात हो ये मैं कतई सहन नहीं कर सकता आशीष। और जिस तरह से ट्रायल हो रहा था हिंदुओं को बदनाम करने का, और पहले से आरोप तय था कि हिंदू समाज को बदनाम करना है। जैसे हम लोग गए, हमें घुसने नहीं दिया गया इस प्रोग्राम में। गया सुदर्शन न्यूज को हम सुदर्शन न्यूज को नहीं आने देंगे इस प्रोग्राम में। हमारी जो सहयोगी हैं संगीता झा, वो प्रोग्राम में मौजूद थी, और जिस तरह से संगीता झा ने वहाँ पर इस प्रोग्राम में जो हिंदू समाज पर लगातार अटैक हो रहा था उस पर उन्होंने हमला किया है, पलटवार किया है। तो जिस तरह से वीडियो में आपने दिखाया कि मेरी और संगीता झा की उन जो हिंदू विरोधी लोग थे, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते थे, उनसे लड़ाई हुई। और हमने सिर्फ एक क्या हम आतंकवादी है, क्या हमारे पास बम है? आप सुदर्शन न्यूज़ से डर क्यों रहे हैं? सुदर्शन न्यूज़ से क्या सुदर्शन न्यूज़ आपसे सवाल पूछ लेगा जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संगीता जी, आप प्रोग्राम में मौजूद थी, क्या बताएंगी क्या हो रहा था उस प्रोग्राम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब सौरभ सर जा रहे थे और उस दौरान ये होता है कि इन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि इनके हाथ में सुदर्शन न्यूज़ का लोगो होता है। लेकिन वहीं उसके बाद हम लोग बिना किसी लोगो के अंदर एंट्री किए हुए थे और मैं वहाँ पर प्रोग्राम में लगातार मौजूद थी और एक के बाद एक जितने भी बुद्धिजीवी आए, चाहे वो सांसद हो या फिर कोई अन्य मुस्लिम स्कॉलर हो या फिर किसी भी अन्य जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग, लगातार मैंने उन्हें लगातार मैं ये सुन रही थी कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, यानी कि पूरी तरह से जहर उगलने की कोशिश, जिहाद फैलाने की कोशिश। जिहाद की बात जैसे ही सामने आई वैसे ही मैंने सवाल करना शुरू किया। और साथ ही आशीष, मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर मौजूद थे, उत्तराखंड से भी आए हुए थे, एक मौलवी थे, उन्होंने उत्तराखंड को लेकर ये कहा कि उत्तराखंड में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से ये लोग थूक जिहाद फैलाते हैं। हरिद्वार के मंदिर में आपको याद होगा आशीष के, हरिद्वार के मंदिर में एक मुस्लिम शख्स किस तरह से हिंदू के नाम पर हरिद्वार के मंदिर में घुसता है, उसे पकड़ा जाता है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि मंदिरों में जो भी हिंदू नहीं है उनके जो अंदर आने की वो बिल्कुल ही उन्हें मना कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी वहाँ कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय के साथ
गलत हो रहा है। और साथ ही ये देखिए भाषा सिंह वह नाम की एक महिला पत्रकार आई हुई रहती हैं, उनकी बातों पर तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। वो कहती हैं कि ये बीजेपी जो है और ये जो आजकल की सरकार है वो महिलाओं को बरगला रही है, वो महिलाओं के ऊपर एक असहाय करने वाली है कि महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आशीष में सुन रही थी और सुनने के बाद ही जब मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं सवाल करना चाह रही थी। जो वहाँ पर भाषा सिंह थी उससे भी सवाल करना चाह रही थी कि आखिर जब वो ये कह रही है, उन्हें ये परेशानी हो रही है कि हिंदुओं के बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो हिंदुओं की महिलाओं को परेशानी होगी, तो ये उनको समझ में नहीं आ रही। क्या मुस्लिम महिलाएं, जैसे कि हमने देखा है कि हम दो हमारे गिन लो, इस तरह की चीज़ें हमने देखी है, तो ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती हैं? और फिर मेरा सवाल ये था कि एक और वहाँ पर बुद्धिजीवी मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि हम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में सब सही है, हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं, केरल में सब सही है, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड में हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है। फिर कई ऐसे, देखिए सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बल्कि वहाँ पर सिख समुदाय से भी लोग आए हुए थे, ईसाई भी आई हुई थी, ईसाई से भी एक महिला आई हुई थी जिनका नाम था मीनाक्षी सिंह। वो बता रही थी कि इस तरह से ईसाइयों पर उत्पीड़न होता है। जब 25 दिसंबर के दौरान क्रिश्चियन पर उत्पीड़न किया गया, लेकिन उन्होंने ये एक बार भी नहीं बोला किस तरह से क्रिश्चियन हिंदुओं को बरगलाकर उनके धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे सवाल मेरे अंदर उमड़ रहे थे। जब मैं उस सवालों को करने गई उसके बाद मुझे साफ तरीके से रोक दिया गया, मुझे धक्का देने की कोशिश की गई जी, जिससे जो झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहां पर की गई सौरभ, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों ने किस प्रकार से वहां पर पहुंचकर दिलेरे दिखाए, उन जिहादियों को एक एजेंडा सेट करने से रोका। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे हम लगातार अब बात कर रहे हैं। सौरभ, जरा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, इनको आपने रोका लेकिन ये किस प्रकार की पब्लिक हियरिंग थी जिसमें इनका एजेंडा पहले से सेट था और ये हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे? ये पूरा प्रोग्राम क्या था और क्या संदेश यहां से लोग देने की कोशिश कर रहे थे जिसको जाकर आप लोगों ने रोका और ये तमाम कड़े सवाल वहां पर जाकर उठाए? सौरभ जी देखिए आशीष, जो ये जिहादी हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, वो कहते हैं कि मोदी सरकार में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए जैसे सुदर्शन न्यूज गया, उनको पेट में दर्द शुरू होने लगा कि सुदर्शन न्यूज आ गया, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और जो विरोधी प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है उसका जो भेद है वो सबके सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। उनके 2 4 5 जो यूट्यूब चैनल थे वो वहाँ मौजूद थे, उनकी वाहवाही कर रहे थे। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पता था कि जहाँ पर ये लोग जुटे हुए हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं, सुदर्शन न्यूज़ को देखते ही ये आग बबूला हो गए। प्रोग्राम शुरू होते ही इनसे हमारी झड़प शुरू होने हो गई। यहाँ नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस तो बुलाना पड़ा। हम लोग कितने लोग थे, 2, मैं, संगीता और हमारे सहयोगी थे, और वो कितनी संख्या में थे, 50 से ऊपर 100 की संख्या में। अच्छा सौरभ, क्या आपके ऊपर हमला करने की कोशिश भी वहां पर की इन जिहादियों ने, क्योंकि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया था वहां? किसी के माई का लाल में हिम्मत नहीं आशीष की सुदर्शन के पत्रकार पर हमला करे। आया था एक व्यक्ति, उसको हाथ धक्का देकर पीछे ढकेल दिया हमने। किसी की हिम्मत नहीं है कि सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को कोई छू दे। और हमारे साथ शेरनी है, जो सुदर्शन न्यूज का नारा है कि हाथ लगाओगे फाड़ के रख देंगे। संगीता, जिस तरह से आपको भी धक्का देने की कोशिश किया, आपने भी इसका पलटवार किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, मुझे धक्का देने की ये सोचिए, मुझे पकड़ के बाहर निकाला जा रहा था। महिलाएं थी, मैंने बोला बिल्कुल टच नहीं करना है, दूर रहना है, और पत्रकार के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था आप पत्रकार नहीं हो, पत्रकारिता को बदनाम मत करो। यानी कि ये तथाकथित जो बुद्धिजीवी वहाँ पर बैठे हुए थे, इनसे हम सीखेंगे पत्रकारिता क्या होती है। और साथ ही ये देखिए आशीष की कई ऐसे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं जो कि हमारे सुदर्शन न्यूज़ में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन किसी एक मुस्लिम स्कॉलर या फिर वहाँ के बुद्धिजीवी वो बीच में नहीं आए और उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अगर उन्हें सवाल करना है उन्हें करने दीजिए। वही लोग जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं हमारे सुदर्शन न्यूज में, वही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बात तो है, आप लोगों ने मिलकर इनके जिहादी एजेंडे को सौरभ ध्वस्त कर दिया है। इनकी
आप कह सकते हैं जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसकी रीढ़ आपने तोड़ दी है। इसके लिए बधाई आप सभी को, और इस प्रकार की पत्रकारिता आप करते रहें, हिंदुओं की आवाज़ उठाते रहें, और यही सुदर्शन न्यूज़ का कार्य है जो हम प्रमुखता के साथ करते रहेंगे। आप जुड़े सौरभ, आपने तमाम जानकारियां साझा की, पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से आपने सामना किया जिहादियों का, उसके लिए बहुत आभार आपका। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आखिर चल क्या रहा था। इससे संबंधित जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब कुछ और खबरों की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि आज देश का हर भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधुवाद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देश के हितों को सर्वोपरि रखा। एक बेहतरीन व्यापार समझौता संपन्न हुआ। गोयल ने इस डील को जनहित में लिया गया एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला बताया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। यह ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हर गरीब, किसान, श्रमिक और उद्यमी के लिए नए अवसर लेकर आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्रेड डील फाइनल की है वो भारत को अपने साथ पड़ोसी देशों की तुलना में कई बेहतर शर्तों पर मिली है। उन्होंने इसे देश के उज्जवल भविष्य का संकेत बताया। गोयल ने कहा कि इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले कई महीनों तक दोनों देशों की टीमें बातचीत करती रहीं। इस दौरान कई जटिल विषय और कठिन चुनौतियां भी आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने हितों से कोई समझौता नहीं किया। पीयूष गोयल ने बताया कि इससे पहले भारत पर करीब 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया था, जिसमें उद्योग, निर्यातक और आम लोग परेशान हुए थे। उन्होंने कहा कि मित्रता और आपसी विश्वास के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों को विश्व मंच पर मजबूती से रखा, और उसी का नतीजा है कि आज भारत को एक संतुलित और लाभकारी ट्रेड डील यूएस से मिली है। गोयल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी सेक्टर को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भी कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों को पूरी तरीके से रक्षा उनकी की गई है। किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है, ताकि घरेलू उत्पादकों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस डील से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मरीन गुड्स, हस्तशिल्प और अन्य निर्यात आधारित सेक्टर्स के लिए नए बाजार अब खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद अब छोटे कारोबारी भी सीधे अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेच पाएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि इस समझौते से देश भर में उत्साह का माहौल है। उद्योग जगत, व्यापारियों और उद्यमियों में सकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने इसे भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर पेश किया। अपने बयान में पीयूष गोयल ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता का सम्मान किया, भारत को सबसे बेहतर ट्रेड डील दी। गोयल ने कहा कि टैरिफ पहले लगाए गए, लेकिन टैरिफ घटाने का निर्णय भी ट्रंप ने ही लिया, इसलिए इस डील की जानकारी सबसे पहले उन्हें दी गई। यह डील भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ती है, तो दूसरी तरफ इस डील पर विपक्ष सवाल भी खड़ा करता है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है।
इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। दूसरा विषय जो टैरिफ की डील कल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जिसकी घोषणा हुई मध्य रात्रि को, उसमें कृषि कहां से आया, इसको लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में कहा जा रहा है, अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने और अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के किसान के लिए बहुत बड़ा ये एक सौदा है और अमेरिका के किसान का उत्पादन, कृषि उत्पादन हिंदुस्तान की मार्केट में जीरो टैरिफ पे पहुंचाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। मगर हमारी सरकार को जवाब नहीं आया। सॉरी, हिंदुस्तान की मार्केट में कृषि अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी। यहाँ का किसान खुद पसीने की मेहनत से अपने देश के का पेट भरने का काम करता है। हमारा तो खुद सरप्लस है। ऐसे में बाहर से अगर आएगा तो उसका नुकसान देश के किसान को भी होगा। जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। वो हमारे उत्पादों के लिए बहुत ही सुगम व्यापार और हमारा पूरा निर्यात जो है अमेरिका के बाजारों पर निर्भर था। और सबसे बड़ा लाभ हमारे विभाग के मत्स्य पालन से है। फिशरी का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस के साथ पूरा था। हमारा श्रिम्प जो है, झींगा मछली जिसको कहते हैं, वो पूरे अमेरिका के बाजार पर निर्भर था। तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स में, देश के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। और हमारी अर्थव्यवस्था को जो दुरुस्त करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित बिहार का उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह डील मील का पत्थर साबित हो। हर बार की तरह इस बार भी हमारा निर्णय, हमारी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस बार भी भारत की अस्मिता, हमारी स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता पर धब्बा लगाते हुए अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बहुत विस्तृत तरीके से कुछ बातें बताई हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा वो हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे ऊपर अमेरिका अभी तक 3% से कम टैरिफ लगाता था। 3% से कम टैरिफ अब 18% पे लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। हम अमेरिकन गुड्स पर अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ भी लगाते थे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे और भी ज्यादा लगाते थे। अब हम 0% टैरिफ लगाएंगे और प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे हम, अमेरिकी ऊर्जा का, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का, उनके कोयले का और एग्रीकल्चरल कृषि के उत्पादनों का। बाकी चीजें भी हम ज्यादा खरीदेंगे अमेरिका से। तो भाई $500 बिलियन जब आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, आपके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या होगा। राज्यसभा में आज समूचे विपक्ष ने एक मत और एक स्वर से सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ और अब एक बार फिर, जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान
रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय का मामला फिलहाल भले ही होल्ड पर हो, लेकिन पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज है। खास तौर पर सुनेत्रा पवार के इर्द गिर्द गतिविधियां लगातार दिख रही हैं। गतिविधियां बढ़ती जा रही, कहना गलत नहीं होगा। सीनियर नेताओं के तत्कालिक फैसलों से जहां कुछ संकेत पहले ही मिल चुके हैं, तो वहीं कई ऐसे कदम भी हैं जिनकी नींव महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार पहले ही रख चुके थे। माना जा रहा है कि जिला परिषद चुनाव के बाद ये सारी तस्वीर और ज्यादा साफ होने वाली थी। राजनीतिक गलियारों में पहले ही ये चर्चा हो चुकी है कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी गई और अब ये तस्वीर भी हकीकत बन चुकी है। प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। ताजा संकेतों के मुताबिक पार्टी की पूरी कमान अब सुनेत्रा पवार को सौंपने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में एनसीपी अजीत पवार गुट में सुनेत्रा पवार सबसे प्रभावशाली चेहरा बनकर उभर सकती हैं। इस पूरे राजनीतिक समीकरण का श्रेय काफी हद तक अजीत पवार की रणनीति को ही दिया जा रहा है। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार के करीबी सीनियर नेता और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पूरे फॉर्मूले की एक अहम शर्त यह मानी जा रही है कि यह व्यवस्था बीजेपी को पूरी तरीके से स्वीकार है। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार के पास लंबे समय तक रही है। भले ही अब वो पहले जैसा ना दिखे, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर सुनेत्रा पवार बारामती से लेकर मुंबई तक नई सुपर पावर के रूप में उभर सकती हैं। ये सब कोई अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी तैयारी काफी पहले से हो चुकी थी। इस बीच एनसीपी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर औपचारिक प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी को होने, जबकि मतगणना 7 को होगी। इन चुनाव के बाद में एनसीपी अजीत पवार गुट की कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा पवार का नाम सामने आ जाएगा, प्रस्ताव रख दिया जाएगा। मंजूरी मिलते ही वो औपचारिक रूप से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लेंगी। पार्टी के भीतर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे सीनियर नेताओं ने हाल ही में हुई बैठकों में भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। इन बैठकों में सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को विचार उस पर किया गया और उनके नेतृत्व उनको सौंपने पर एक व्यापक सहमति बन चुकी है। अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र भर के पार्टी पदाधिकारी और करीब 30 विधायकों ने लिखित रूप से सुनेत्रा पवार के नाम का समर्थन कर दिया है। इन नेताओं का मानना है कि अजीत पवार की राजनीतिक विरासत, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार बेहतर तरीके से निभा सकती हैं। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि सुनेत्रा पवार का नेतृत्व संगठन को एकजुट रखने और आगामी चुनाव में मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल अपनी भूमिका में बने रहेंगे। पहले ये अटकलें थी कि प्रफुल्ल पटेल को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अब तस्वीर बदलती जा रही है। इस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी अपनी जगह पर मौजूदा पद पर बने रहेंगे। सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में अन्य अहम पदों पर भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। वाईपी त्रिवेदी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एसआर कोहली राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रशासन प्रमुख और बृजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा सुबोध मोहिते राष्ट्रीय महासचिव और सैयद जलालुद्दीन अल्पसंख्यक मामलों के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। कुल मिलाकर एनसीपी के भीतर नेतृत्व का केंद्र धीरे धीरे सुनेत्रा पवार की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। जिला परिषद चुनाव के बाद में यह बदलाव औपचारिक रूप से ले सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई शक्ति संरचना उभरने की संभावनाएं बन गई हैं बड़े पैमाने पर। संसद की कार्यवाही के दौरान मंगलवार सदन की मर्यादा टूटने का मामला सामने आया। सत्र में खूब हंगामा हुआ। सत्र में जमकर हंगामा हुआ, कहना गलत नहीं होगा। कुछ सांसदों ने स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंके। राहुल गांधी को टोके जाने से विपक्ष के तमाम सांसद इतना नाराज हो गए कि वो वेल में आ गए, हंगामा करने लगे। स्पीकर ने 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया। सभी सांसद संसद के सामने प्रदर्शन भी करते रहे। उसके बाद निलंबित किए गए सांसद कौन कौन से बता देते हैं आपको। उसमें गुरदीप सिंह औजला ने
जो प्रतिक्रिया दी, कहा कि बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई है, हम संघर्ष करेंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। वहीं अमरिंदर राजा वर्डिंग ने कहा कि 2 दिन से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा कि लोकतंत्र है, ये कहाँ का लोकतंत्र है, इसलिए हमने कागज़ फाड़ा, विरोध जताया। भारी शोर शराबा और विरोध के कारण सदन की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी। कल की तरह ही सोमवार की तरह ही कार्यवाही कल यानी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बीच कुछ सांसदों ने स्पीकर के आसन की ओर कागज़ फेंके। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। 8 सांसदों पर यह कार्रवाई हुई है। तो वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि सभी को बोलने का हक है, सभी सांसद यहां अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की अपनी मर्यादा होती है। अब कांग्रेस नेता यहां अपनी मर्यादा भूल चुके हैं और स्पीकर के ऊपर ही पेपर फेंकने लगे। ये गलत है। कांग्रेस नेता ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं जिससे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती है और वही मंगलवार के दिन भी दिखाई दिया। और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन है और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। यदि पार्टी भी बोल दे बोलने के लिए और स्पीकर कहें कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। टाइम यदि पार्टी तय कर दी और स्पीकर कहते हैं कि नहीं आपका टाइम नहीं दूंगा मैं, तो कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 389 है रूल का, वो कहता है कि सारे डिसीजन स्पीकर के हाथ में हमने सौंप दिए। जैसे कि आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। आप यहाँ पे सदन के अंदर मर्यादाएं सारी लांघ कर बस अब कुर्सी के ऊपर पैर रखना ही बाकी रह गया था। जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों का, खासतौर पे कांग्रेस के सांसदों का जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। ऐसे में सदन, लोकसभा, राज्यसभा नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है। ऐसे में जब जिस विषय को इन्होंने कल उठाया, उस विषय को लेकर चेयर की तरफ से एक स्पष्ट रूलिंग आई, उसके बावजूद हंगामा करना ये दर्शाता है ना कि भाई आप तो खुद ही नहीं चाहते कि बहस हो। और कांग्रेस, ये आप देखिएगा, एक इन्होंने नियम बना लिया है कि हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई बहाना या तो ढूंढ लेते हैं या तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर सदन को ये बाधित करते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कभी कि सदन काम करे। इनको खुशी मिलती है जब हाउस एडजर्न हो जाता है, इनको खुशी मिलती है जब गतिरोधक होते हैं, और ये रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर ये लोग लाते हैं ताकि इस तरीके का हंगामा हो। क्या कल राहुल जी ने जब अपनी बातों को रख दिया था, आज पुनः उसी बात को दोहराना जरूरी था? क्या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में या देश से जुड़ी हुई और कोई उनको समस्या ऐसी नहीं लगी जिसको विपक्ष के द्वारा वो अंकित करना चाहें? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है और नेता विपक्ष को पहले तो ये कहना कि आप इस विषय पे नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान चीन के संबंधों पे आप नहीं बोल सकते, ये सही नहीं। क्योंकि नेता विपक्ष को कोई विषय अगर देश हित में दिखाई देगा तो उस पर अपनी बात रखेंगे देश और सदन के सामने। और ये कहना कि इस विषय पे ना बोलो आप, और शासन की तरफ से रोक लगाना, और जो हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, वो कई 5-5 मंत्री खड़े होते हैं और कह रहे हैं कि आप इस पे नहीं बोलो, आप दूसरा विषय बोलो। वो नेता विपक्ष को अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं? और उसके बाद नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे। तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संसद ऐसी जगह है जहाँ पे सभी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, वहीं लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात नहीं रखने देना। नहीं, बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार रहा है कल से, नेता प्रतिपक्ष जब बोलना शुरू किए थे, हमें हमारे अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।